गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आज की क्लास में। हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान की जो जलवायु है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो क्लास थी उसमें हमने देखा कि किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है उस पर कौन कौन से कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं। उसमें हमने देख लिया समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। उसके अलावा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अरावली जो है उसकी अवस्थिति और उसकी दिशा, उसका धरातलीय स्वरूप, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, ये सब चीजें ऐसी हैं जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं और निर्धारित करती हैं कि किस तरह की जलवायु राजस्थान में रहेगी। आज हम उसी में आगे ऋतुओं के हिसाब से किस तरह के ऋतुएं, किस तरह की ऋतुएं राजस्थान में रहती हैं और उनमें कैसा कैसा मौसम हमें देखने को मिलता है, वो सब हम देखेंगे। तो टॉपिक हेडिंग जो लिखेंगे वो है राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु में मौसम के हिसाब से अगर हम बांटते हुए चलें तो पूरे 12 महीनों को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बांटेंगे। तो राजस्थान में जनरली अगर मार्च महीने से शुरुआत करें तो मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई और जून में लगभग 25 जून तक जो मौसम रहता है वो गर्मी का रहता है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में और जून का लास्ट वाला वीक, तो लगभग ये 3 महीने और कुछ दिन ये वर्षा का सीजन होता है जो कि अपने यहाँ अभी राजस्थान में चल रहा है, बारिश हो रही है। इसके बाद सितंबर महीने के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 5 महीने हैं जिनमें अक्टूबर नवंबर में सर्दियां शुरू हो जाती हैं। और अगर सबसे ठंडे मौसम की बात करें, सबसे ठंडे महीनों की बात करें तो दिसंबर और जनवरी हैं। फिर उसके बाद सर्दियां थोड़ी कम होने लगती हैं, फरवरी, फरवरी के बाद मार्च से गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मोटा मोटा बेसिकली 3 तरह की ऋतुओं में हम राजस्थान के मौसम को, राजस्थान की जलवायु को बांटेंगे। इसका अध्ययन हम अलग अलग तरीके से करेंगे। राजस्थान की जलवायु को पहले हम देखेंगे ऋतु के हिसाब से, उसके बाद कुछ मौसमविद जो हैं, मौसम वेता या मौसम के बारे में जिन्होंने शोध कार्य किया, उन्होंने किस तरह से राजस्थान की जलवायु को बांटा है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ऋतुओं के हिसाब से ऋतुओं के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। इसमें देखिए, मैंने आपसे बात की 3 तरह की ऋतुएं हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं वर्षा ऋतु के साथ जो इस समय चल रही है। सेकेंड वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु, और शीत ऋतु के बाद तीसरा जो मौसम आता है वो हम कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु। इस तरह से 3 तरह की ऋतुएं हम राजस्थान की जलवायु में देखते हैं। शुरुआत में हमने वर्षा ऋतु लिखा है। आप किसी भी ऋतु से समझने की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वर्षा का सीजन इस समय चल रहा है तो हम वर्षा ऋतु से शुरुआत करेंगे। तो महीने, हालांकि आपको पता भी होगा, और ये देखिए जलवायु का जो टॉपिक है ना, जलवायु मान लो या कोई भी राजस्थान ज्योग्राफी का ऐसा टॉपिक जो हमारे आसपास के परिक्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसे लोड लेकर के समझने की आवश्यकता नहीं है। उसको बिल्कुल नॉर्मल रखो, जैसे महीनों के नाम है
तो आप आराम से बता सकते हो वर्षा ऋतु कब से कब तक है। आप आराम से बता सकते हो शीत ऋतु कब से कब तक है। और आप ग्रीष्म ऋतु के बारे में भी बता सकते हैं, किस तरह का तापमान रहता है। ग्रीष्म ऋतु का मतलब ही क्या है? तापमान ज्यादा। तो तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। एक थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है, आप राजस्थान का कह लें, आप भारत का कह लें, या आप विश्व का कह लें, कहीं पर भी जलवायु में जो भी परिवर्तन होता है या वायुमंडल की जो भी दशाएं हैं उनमें जो परिवर्तन होता है, चाहे कहीं पर आंधी तूफान आना हो, कहीं चक्रवात आना हो, इसके अलावा कहीं पर वर्षा आना हो, तापमान ज़्यादा, वायुदाब कम, ये सारी जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं उनके लिए केवल और केवल कौन जिम्मेदार है? सूर्य। ये ध्यान रखने वाली बात है। जलवायु को, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने के लिए जो एकमात्र कारक और सबसे बेसिक है वो है सूर्य। अगर किसी जगह आप सोच करके देखिए, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो जैसे मान लीजिए सूर्य नहीं होता, उसकी धूप नहीं होती, गर्मी नहीं होती, तो ना तो गर्मी का मौसम आता, ना वर्षा का मौसम। वर्षा कैसे होती? जब तक समुद्रों से पानी वाष्प बन करके नहीं जाता, बादल नहीं बनते, वायुदाब में एक जगह से दूसरी जगह अंतर नहीं होता, तापमान अलग अलग नहीं होता, तो वर्षा भी संभव नहीं थी। तो इस तरह से जितने भी वायुमंडलीय कारक हैं, जो भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, उनके सबके लिए जिम्मेदार सूर्य है। और उससे जुड़ी हुई चीजें ही हम पढ़ेंगे। जैसे वर्षा ऋतु में अब महीने आराम से आप बता सकते हो, कौन से महीने से कौन से महीने तक है वर्षा ऋतु? तो इसमें आप लिखेंगे लगभग जून का अंतिम सप्ताह। इससे तो शुरू होती है वर्षा की ऋतु, और चलती कहाँ तक है? तो लगभग सितंबर तक। अच्छा, दूसरी जो ऋतु है शीत ऋतु, वो कब से कब तक चलती है? तो देखिए, हम यहीं रहते हैं, महसूस भी करते हैं सर्दी का मौसम, तो हम आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है, लगभग अक्टूबर के महीने में सर्दी की जो ऋतु है वो शुरू हो जाती है। और कब तक चलती है? तो फरवरी का जो महीना है तब तक सर्दी का मौसम रहता है। इसके अलावा तीसरी जो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, वो कब से कब तक है? तो मार्च से लेकर के, और ये चलती है जब तक कि वर्षा की शुरुआत नहीं हो जाती, जून के अंतिम सप्ताह तक। इन तीन तरह की ऋतुओं में हम राजस्थान की जलवायु को मोटा मोटा बांटते हैं। हम ऋतुओं के हिसाब से राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण देख रहे हैं। पहले वर्षा ऋतु हमने बांट दी शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। अब हम एक एक ऋतु के हिसाब से जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को समझेंगे। सबसे पहले जो है वो हम ले लेते हैं टॉपिक वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, अब जैसे कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं, इस ऋतु में क्या होगा? राजस्थान की जलवायु के अंदर बारिश होगी। तो हमें पहले ये समझ में आना चाहिए, हम इसमें बारिश के बारे में इतना तो समझते हैं कि बरसात होगी, बादल बनेंगे, ठंडी हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान भी हो सकता है चलें। इसके अलावा बिजली जो चमकने की आवाज़ आती है वो भी हो सकता है, चक्रवात भी आ सकते हैं। तो ये जो उसकी वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो तो हम समझते हैं, लेकिन ये क्यों आते हैं, वर्षा का जो वितरण है वो किस तरह का है, राजस्थान के कौन से भाग में वर्षा ज़्यादा है, कौन से भाग में कम है, और ये अंतर क्यों है, सभी जगह एक जैसी वर्षा क्यों नहीं है। तो ये जो जितना भी वर्गीकरण है, जितना वितरण है, उसको हम इसके छोटे छोटे कारणों के साथ समझेंगे।
कि कौन सी चीजें वर्षा ऋतु को राजस्थान में इफेक्ट कर रही हैं, जो हमारे क्वेश्चन बनने वाली चीजें हैं। एक तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से जो क्वेश्चन बनने वाली चीज है वो इसी से है कि वर्षा के पीछे कारण क्या है, अलग अलग जो वितरण है उसका कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान के मैप के साथ ही चीजें समझते हैं। जैसे मान लीजिए, ये एक राजस्थान का मैप मैंने आपके सामने बनाया। अब इसमें जैसे कि हमने भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में रेतीला मरुस्थल है, उसके बाद अरावली प्रदेश है, उसके बाद इस तरफ वाले भाग को हम पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं, और नीचे की तरफ वाले भाग को हम, इस जगह वाले भाग को दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं। अब वो हमने पहले इसलिए पढ़ा था कि अब जो भी हम जलवायु का ज्ञान लेंगे, उसमें समझेंगे, वो उससे हमें रिलेट करके, उससे जोड़ करके पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है। मरुस्थल में किस तरह की जलवायु कंडीशन होती है? तो वहां पे धूप बहुत तेज लगेगी, पानी बहुत कम होगा। और वहां मरुस्थल बनी क्यों गया? क्योंकि वहां वर्षा की मात्रा भी कम है। तो हमें मरुस्थल के नाम से इतना तो अंदाजा है कि इस जगह जो है, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाले भाग में वर्षा बिल्कुल कम या न के बराबर होगी। फिर अरावली प्रदेश की हम विशेषताएं देखेंगे तो वहां देखते हैं कि वहां पे सघन वनस्पति है और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, पानी पर्याप्त मात्रा में है। तो इस वजह से हम अरावली के भाग के बारे में कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्षा अच्छी होगी। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी के अंदर कपास की, इसके अलावा सोयाबीन की, और ये जो इस तरह की महत्वपूर्ण फसलें होती हैं उनकी यहाँ पर खेती होती है। और उसका कारण क्या है? चावल होता है। तो वो उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी होने के साथ साथ वर्षा ज्यादा है, और इसी तरह से पूर्वी मैदानी क्षेत्र में भी वर्षा की मात्रा है। तो ये तो भौतिक प्रदेशों के हिसाब से राजस्थान की जलवायु में थोड़ा बहुत अंदाजा हमको जो होना चाहिए कि किस जगह राजस्थान के किस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा है, वो थोड़ा सा हम भौतिक प्रदेशों के हिसाब से भी समझ सकते हैं। अब ये जो वितरण है वर्षा ऋतु का, वो असमान वितरण क्यों है? तो उसका थोड़ा सा अंदाजा आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए, ये मैंने अरावली वाला भाग आपके सामने बना दिया। अरावली राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से लेकर के और उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है। जनरली हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण होती है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से मतलब जो राजस्थान के इस तरफ वाले भाग से प्रवेश करेंगी और वर्षा करते हुए आगे की तरफ जाएंगी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि वर्ष जो आर्द्रता युक्त पवनें होती हैं, उनके मार्ग में जब अवरोध आता है तो वो ऊपर उड़ती हैं, और ऊपर उठने की वजह से ज़्यादा ठंडी होकर के उनसे वर्षा होती है। लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हो तो आप देख सकते हो आराम से कि अरावली बिल्कुल इसके सिद्ध में है। तो हम समझ सकते हैं कि अरब सागर की तरफ से जो भी हवाएं आएंगी, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में, गुजरात के दक्षिण पश्चिम में आप कह लो, वहां पे स्थित है अरब सागर। तो वहां से जो भी आर्द्रता युक्त पवनें आएंगी, आर्द्रता से मतलब है वाष्पीकरण के बाद जो पानी ऊपर उड़ता है वो पवनों के साथ मिल जाता है, हवाओं के साथ मिल जाता है, और उसको हम आर्द्रता युक्त पवनें कहेंगे। तो ये पवनें यहाँ से सीधी निकल रही हैं। तो हमें समझ में आ रहा है कि केवल इस जगह थोड़ी सी वर्षा करने के बाद ये सारी जो इधर की हैं वो सीधी निकल जाती हैं। एक शाखा और आती है राजस्थान के अंदर, और वो शाखा आती है इस तरफ से। मानसून की दो शाखाएं होती हैं। मानसून का मतलब, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा जलवायु और मौसम के बारे में आपको थोड़ा सा अंदाजा में हमने बताया था कि क्या होता है मौसम और क्या होती है जलवायु। यहाँ इस तरफ से जो पवनें आई बंगाल की खाड़ी से, वो आगे चल करके और अरावली से टकराएंगी। अरावली से टकराएंगी तो यहाँ से ऊपर उठेंगी, और इस वाले क्षेत्र में जो मैं आपको बता रहा हूँ, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र का जो भाग है, इस वाले क्षेत्र में भारी वर्षा करेंगी। भारी से मतलब राजस्थान के ये जो भाग है,
इसी में ऑलमोस्ट वर्षा होती है। इस वाले भाग में न के बराबर वर्षा होती है। कब होती है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा आगे चलते हुए। तो पहले तो हमने क्या समझ लिया, दो तरह की शाखाएं मानसून की राजस्थान में आती हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, देखिए मैं ये भारत का उत्तरी वाला भाग आपके सामने बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये भारत का उत्तरी हिस्सा आपके सामने बना दिया। अब इसमें लगभग हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो ये वाला जो भाग जो हमें दिख रहा है ये राजस्थान है। ये मान लीजिए राजस्थान वाला भाग है। अब ये भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें, जैसे मैं बता रहा था आपको कि भारत के अंदर अधिकांश जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। तो बेसिकली थोड़ा सा हमको ये समझ तो आए कि ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता क्या है और राजस्थान में किस तरह से वर्षा करता है। तो पहले हम इसको समझेंगे। देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर चीजें समझें, तो जैसे मान लीजिए भारत के इस तरफ वाला जो भाग है यहाँ पर स्थित है अरब सागर, और भारत के इस तरफ वाले भाग में स्थित है बंगाल की खाड़ी। ये एक्चुअल में हिंद महासागर के भाग हैं। ये हम जब वर्ल्ड भूगोल में पढ़ेंगे महासागर, महाद्वीप, ठीक है, तो उनके अंदर थोड़ा सा और वर्णन में पढ़ेंगे। अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से दोनों तरफ से हमारे यहाँ भारत में हवाएं आती हैं, और वो हवाएं जो यहाँ से वाष्प के द्वारा उड़े हुए जल को लेकर के आती हैं, उन्हीं के द्वारा पूरे भारत में वर्षा होती है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ कोने में विश्व के मामले में थोड़ा समझा दूं। जैसे मान लीजिए ये भाग है विश्व के अंदर, ये बीच में भूमध्य रेखा, ऊपर की तरफ कर्क रेखा और नीचे की तरफ मकर रेखा, सॉरी, ये नीचे की तरफ है 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। यहाँ मान लीजिए हवाएं जो चलती हैं, ये वाला जो कटिबंध है 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री मकर रेखा को, इसको हम कहते हैं, इस कटिबंध को हम नाम देते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है इस जगह। थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, एक सेकेंड होल्ड करें बच्चे, क्लास को, क्लास में इंटरप्शन है। ठीक है, चलिए। तो मैं जो कह रहा था आपसे, इस तरफ से मैंने ये आपके सामने बनाया। तो यहाँ क्या होता है, जो ये उष्ण कटिबंध वाला भाग है, यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं। व्यापारिक पवनें क्या है, कैसे चलती हैं, वो आप एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये व्यापारिक पवनें चलती हैं, तो ये पवनें जब, फेरल का एक नियम है, फेरल एक भूगोलवेता हुए हैं, उन्होंने एक नियम दिया है कि कोई भी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी तो वो अपने दाएं तरफ मुड़ जाएंगी। हवा की जो अपनी जगह पृथ्वी जो है वो अपनी जगह घूमती है, और उसकी वजह से फेरल ने ये कहा था कि उसकी वजह से जो भी पवन उत्तर की तरफ चलेंगी, उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी, यानी कि 0 डिग्री से ऊपर की तरफ, तो वो अपने दाहिने ओर मुड़ जाएंगी, और जो दक्षिण में चलेंगी वो अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ये फेरल का नियम है। पढ़ेंगे आप इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जब बहुत वर्णन में पढ़ेंगे। अभी तो इतना समझना है कि फेरल ने ये बताया था
कि 0 डिग्री से ऊपर की तरफ अगर पवने जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में, तो वो अपने से दाईं ओर घूम जाएंगी। तो जैसे मान लीजिए, अब ये पवने आकर्षित कैसे हुई? तो गर्मियों के अंदर जो अपने सूर्य हैं वो कहाँ रहते हैं? तो कर्क रेखा के ऊपर, यहां पर सीधा चमकते हैं। इस कर्क रेखा वाले भाग में सूर्य सीधा चमकता है। तो इसका मतलब जहां सूर्य सीधा चमक रहा है वहां धूप की मात्रा, वहां प्रकाश की मात्रा तेज होगी। तो यहां तेज है तो गर्मी कहाँ होगी? कर्क रेखा के आसपास गर्मी होगी। तो चूंकि भारत जो है वो भी उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत का भूभाग भी गर्म होगा। भारत का भूभाग गर्म होगा, तो गर्म होने से क्या होता है? तापमान ज्यादा। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि तापमान ज्यादा होने पर हवाओं के कण जो पास पास थे वो दूर दूर भागते हैं। किसी भी चीज को गर्म करने पर उसमें फैलाव आता है। तो जब कण दूर दूर भागेंगे तो उसका जो दाब पड़ रहा था नीचे वाले भागों पर, जो उसका दबाव था, उसमें कमी आएगी। उसमें कमी आएगी तो उसको हम कह देंगे वायुदाब कम। कहने का मतलब, जहां तापमान बढ़ाया वहां पर वायुदाब कम हो जाएगा। दोनों में क्या संबंध है? उल्टा। तापमान ज्यादा तो वायुदाब कम, और तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए भारत वाला जो भाग है, यहाँ पर धूप की वजह से जो भाग गर्म हो जाएंगे, गर्म होंगे तो यहाँ का तापमान ज्यादा हो गया, तो वायुदाब कम हो गया। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कल की वीडियो में कि जो पानी होता है उसकी प्रकृति है धीरे गर्म होना और धीरे ही ठंडा होना। तो यहाँ वाला जो भाग है अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का, ये दोनों ही भाग इतनी जल्दी गर्म नहीं होते। तो यहाँ का तापमान, यहाँ की बजाय यहाँ का तापमान क्या होगा? स्थलीय भाग है और ये जलीय भाग है। जलीय भाग का तापमान कैसा रहेगा? कम रहेगा। तो जहाँ तापमान कम है मतलब वायुदाब ज्यादा रहेगा। तो ये कंसेप्ट बेसिक है, ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट है। और इवन मुझे लगता है सभी जगह ये लागू होता है कि ज्यादा चीज जहां होगी उससे उसका फ्लो किसकी तरफ होगा? कम की तरफ। तो यहाँ वायुदाब ज्यादा, यहाँ वायुदाब कम। तो हवाएं किस तरफ से किस तरफ चलेंगी? तो इस तरफ वाले भाग से इस तरफ चलेंगी। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि जैसे ही सूर्य इधर आया गर्मी इधर बढ़ी। भारत के अलावा और भी स्थलीय भाग हैं यहाँ पर। भारत के अलावा उत्तरी गोलार्ध में और भी बहुत से महाद्वीप हैं, सभी के स्थलीय भाग में गर्मी की वजह से वो गर्म होंगे। तो इस तरफ जो हवाएं चल रही थी, यहाँ पूर्व से पश्चिम की तरफ जो हवाएं चल रही थी व्यापारिक पवनें, वो किधर जाने लग जाएंगी? ऊपर की तरफ। ठीक है, और जैसे ही ऊपर जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में जाते ही उनकी दिशा कैसी हो जाएगी? दाईं तरफ। अपने से दाईं तरफ घूम जाएंगी। दाईं तरफ घूम गई तो मान लीजिए ऐसे घूम जाएंगी, ऊपर जाते हुए ऐसे घूम जाएंगी। अब ये हवाएं अगर इस तरफ घूमेंगी तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, यहां से हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं कैसे चलेंगी? फिर थोड़ा सा घूमते हुए टिल्ट हो जाएंगी और इस तरफ से आएंगी। ठीक है, यहाँ से भी चलेंगी। ये बंगाल की खाड़ी वाला जो भाग है, यहाँ से भी इस तरह से मानसूनी पवने चलेंगी। इनको मानसूनी पवने क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मानसून के समय आर्द्रता, जो भी समुद्रों की आर्द्रता वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर गई थी, वो इनके साथ मिली हुई है। तो ये यहाँ से पवने जाना शुरू हुई। अब पहले हम बात करते हैं अरब सागर से जो भी। अब देखिए दो ब्रांचों में हमने बांट दिया हिंद महासागर की मानसूनी पवनों को। एक तो हमने कह दिया बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक हमने कह दिया अरब सागर की मानसूनी शाखा। दो तरफ से हो गई। तो पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर करो दिमाग में कि भारत के अंदर कह लो या राजस्थान के अंदर कह लो, वर्षा ऋतु में जो भी वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण से होती है। और वो हम समझ गए क्यों होती है। हमने कंसेप्ट समझ लिया कि दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा क्यों कह रहे हैं। दक्षिण पश्चिम की तरफ से हवाओं ने चलना शुरू किया। क्यों किया है वो कंसेप्ट हम समझ चुके हैं, फेरल का नियम। और उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ घूमने की वजह से उनकी दिशा अपने आप कैसी हो जाती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। ये चलना शुरू हुई इस तरफ से। अब ये भारत का भूभाग आपके सामने है। भारत के ऊपर जाएंगी तो सभी राज्यों पर जाएंगी। जैसे मान लीजिए यहां से ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा है, अरब सागर की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी जो ये इस तरफ से पवनें चलती हैं उनको हम तीन जगह डिवाइड कर लेते हैं मोटा मोटा। वैसे तो पवनें साथ में चलती हैं, ये विभक्त होकर के नहीं चलती, ना इनके बीच में कोई लाइन है। लेकिन हम प्रभाव के हिसाब से
वर्षा की मात्रा के हिसाब से इनको 3 जगह बांटते हैं। सबसे नीचे वाली जो शाखा है वो यहाँ पर, जब हम भारत का वो पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये वाला भाग पढ़ेंगे, इसको दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, इस वाले हिस्से को। तो ये जब टकराएंगी तो इस जगह एक पहाड़ी क्षेत्र बना हुआ है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियां, और इस तरफ से ये बिल्कुल ढाल है इसमें, और यहाँ पहाड़ियां हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ टकराएंगी, मैंने आपको इनके मामले में बता दिया कि जैसे ही पवनें जाकर के पहाड़ी क्षेत्र से टकराती हैं, ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, ठंडी होती हैं और वर्षा होती है। तो एक शाखा तो जो है वो केरल वाला जो भाग है, इसको हम मालाबार तट बोलते हैं, इस मालाबार तट पर टकरा करके और यहाँ वर्षा करती है, इनको हम मालाबार शाखा भी बोल सकते हैं। इसके बाद एक शाखा होती है जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके ऊपर की तरफ नर्मदा घाटी से होती हुई सीधी निकलती हैं और अन्य भागों में, महाराष्ट्र में बारिश करती हैं, उसके बाद और भी आगे के भागों में वर्षा करती है। और तीसरी जो शाखा है वो इधर से, जिसको हम प्रवेश के हिसाब से गुजरात में प्रवेश करती है सौराष्ट्र नामक जगह से, तो इसको हम नाम दे देते हैं सौराष्ट्र शाखा। तो ये जो तीसरी शाखा है बेसिकली इसी की वजह से राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश होती है, यानी कि अरब सागर की केवल सौराष्ट्र शाखा जो है वो राजस्थान में प्रवेश कर रही है। तो अब हम समझ गए कौन सी शाखा प्रवेश करती है, किस तरह से कर रही है। तो एक तो ये हो गई। अब ये जो शाखा है जो कि पहाड़ी जो है अरावली प्रदेश वाली, वो इस तरफ से है, तो यहाँ राजस्थान से तो ये मैक्सिमम सीधी निकलेंगी, केवल इस जगह थोड़ी सी वर्षा करेंगी, और ये सीधी निकलती हुई कहाँ वर्षा करती हैं, तो हिमालय वाले भाग से टकराती हैं इस जगह, भारत के इस तरफ उत्तरी भाग में हिमालय है, हिमालय के भाग से टकराएंगी और यहाँ पर जो स्टेट हैं जैसे हिमाचल प्रदेश वाला जो भाग है, उत्तराखंड वाला भाग है, वहां पर वर्षा करती हैं। ये पवने जाने के बाद इनसे राजस्थान में न के बराबर वर्षा है, कुछ 2 या 3% वर्षा ऐसी मानी जाती है कि ये दक्षिणी राजस्थान वाला जो भाग है यहाँ पर होती है। तो ये पवनों की बात हो गई। अब वर्षा कौन सी से होती है बेसिकली राजस्थान में, तो वो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। कैसे होती है, बंगाल की खाड़ी यहाँ से चलना शुरू करेंगी। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा ये आएगा कि सर ये बंगाल की खाड़ी की शाखा तो इधर से निकल जाएगी, इसमें राजस्थान का तो कोई है ही नहीं रोल। लेकिन वो कैसे होता है तो मैं आपको बताता हूँ, वही पहाड़ी वाले मामले में समझिए। जैसे यहाँ पर जो म्यांमार म्यांमार वाला भाग है भारत के पूर्व में, वहां पर 2 पहाड़ियां हैं म्यांमार में जिनको हम बोलते हैं अराकान योमा और पेंगु योमा पहाड़ियां। यहां से पवनें टकराई, टकराने के बाद यहां से घूमती हैं वो इस तरफ, क्योंकि अवरोध आ गया तो कुछ भाग टकराने के बाद यहाँ वर्षा होती है, लेकिन उनका फिर दिशा कैसे घूम गई, तो इस तरफ से घूम करके आ गई। और ये अंदर जाने के बाद है ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा की, इसको हम बोलेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून शाखा की पवनी। लेकिन ये आ किस तरफ से रही हैं, तो ये भारत के पूर्वी दिशा से, लगभग दक्षिणी पूर्वी दिशा से प्रवेश करती हैं भारत में। प्रवेश करने के बाद आगे चलती हैं, रास्ते में जो भी भाग आएंगे उनमें वर्षा करते हुए कुछ आर्द्रता की मात्रा, बहुत तो यहाँ बरस जाता है, जैसे यहाँ के जो आएंगे बीच में स्टेट, उनमें बारिश करते हुए मध्य प्रदेश में और इनमें, और यहाँ तक पहुँचती है तो इससे टकरा करके फिर यहाँ पर इनसे वर्षा होती। तो ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब इनके प्रवेश के हिसाब से आपको ये नहीं करना है कि सर ये तो पूर्व दिशा से या फिर दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश कर रही है राजस्थान में, तो हम इसका नाम दक्षिणी पूर्वी मानसूनी शाखा क्यों नहीं कहते। ये इसलिए नहीं कहते कि इनकी जो शुरुआत है हम उसके हिसाब से पवनों की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। तो ये शुरू हो रही हैं अपने दक्षिणी पश्चिमी भाग से, उस तरफ से चलती हुई आ रही हैं, तो इसलिए हम इनका नाम कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा। तो हमने कंसेप्ट समझा बारिश का कि राजस्थान के अंदर बारिश किन 2 शाखाओं से होती है, एक होती है अरब सागर से, बहुत कम वर्षा होती है, एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। और भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने उसको समझ लिया कि घूम करके इन पहाड़ियों वाले क्षेत्र से या इसके बाद हिमालय वाले भाग से टकरा करके और वो राजस्थान में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा एक कंसेप्ट और है राजस्थान के अंदर बारिश का, एक और होता है किस तरफ से होती है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये वाला जो पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है, इसके कुछ भागों में, अच्छा ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया कि अरब सागर की मानसूनी शाखा कम बारिश करती है और सीधी चली जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं करती, कुछ हिस्सा इनका जो है वो यहाँ पर भी बरसता है, लेकिन जितनी मात्रा में वर्षा होनी चाहिए, जिसको हम माने कि चलो ये ठीक ठाक वर्षा है,
उस हिसाब से राजस्थान में ये अरब सागर की शाखा वर्षा नहीं करती। पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हालांकि इससे वर्षा होती है। फिर देखिए इस भाग में ज्यादातर वर्षा कैसे होती है, तो इस तरफ से विक्षोभ आते हैं। विक्षोभ का मतलब यहाँ हम नाम देंगे चक्रवात आते हैं, जो भूमध्य सागर से उड़ते हैं और भूमध्य सागर को पार करते हुए तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले पार्ट से राजस्थान के पश्चिम वाले भाग से अंदर प्रवेश करते हैं, और उनकी वजह से पश्चिमी राजस्थान वाला जो पार्ट है इसके अंदर वर्षा होती है। अब उनके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे वर्ल्ड मैप के हिसाब से। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है। भूमध्य सागर वाले भाग की अगर बात करें तो अफ्रीका और यूरोप के बीच ये वाला जो पार्ट है, इस वाले भाग में इसको कहते हैं भूमध्य सागर। और यहां से कुछ चक्रवात उड़ते हैं, और वो कैसे चलेंगे, चक्रवात यहां से चलना शुरू करते हैं। यहां से उनकी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति प्रारंभ होती है। जैसे मान लीजिए ये चलते हुए आ गए, बीच में, हालांकि इसके बीच में कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी भी पड़ते हैं, यहां से भी ये पानी लेंगी। ये पवनें जो होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, गर्मी के अंदर जो भी पवनें एक जगह से दूसरी जगह चलती हैं, अगर ये किसी भी समुद्री भाग से ऊपर ऊपर से गुजर रही हैं, जैसे इस जगह समुद्र है, अगर पवनें इसके ऊपर से जाएंगी और उनका तापमान ज्यादा है, मतलब बिल्कुल शुष्क है वो, तो वो क्या करेंगी, यहाँ से जो भी पानी वाष्प के रूप में ऊपर उड़ रहा है उसको अपने अंदर संभाल लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी, अवशोषण कर लेंगी। तो उनमें थोड़ी सी आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर केवल स्थलीय भाग से चल रही है तो ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि स्थलीय भाग पर पानी के स्रोत कम है, समुद्री भाग में तो पूरा पानी ही पानी है, तो वहां से आर्द्रता स्थलीय भाग से उनको नहीं मिलती। मैक्सिमम आर्द्रता कहाँ से लेते हैं वो, तो जलीय भाग से लेती हैं। अब देखिए यहाँ से चक्रवात शुरू हुए, चलना शुरू हुए, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, ये भारतीय उपमहाद्वीप वाला भाग है। भारत के अंदर जब ये आती हैं तो इस जगह अपना राजस्थान है। मैप में आपको नहीं दिख रहा है तो मैं अभी मैप बना करके भी बता दूंगा। यहाँ पर अपना राजस्थान है, और ये जो पश्चिमी विक्षोभ हैं जो चक्रवात के रूप में उधर से आए हैं, ये यहाँ आकर के वर्षा करते हैं। और इसमें वर्षा में कैसे करेंगे, तो इनको यहाँ तक पहुंचाने में एक जेट स्ट्रीम भी काम में आती है, जिनको हम बोलते हैं पछुआ जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है, यहाँ जेट से मतलब है बहुत तेज चलने वाली, और पछुआ का मतलब है पश्चिम दिशा से। भाई ये दिशा पश्चिम, ये दिशा पूर्व, तो पश्चिम की तरफ से तेज गति से जो पवनें चलती हैं उनको हम कहते हैं पछुआ जेट स्ट्रीम। और ये लगभग कितनी हाइट पर चलती है, तो 9-10 किलोमीटर के ऊपर चलती है। वायुमंडल के अंदर हम देखें तो सौरमंडल जो है उसी के अंदर है ये, और लगभग 9 किलोमीटर के या 10 किलोमीटर के आसपास ऊपर चलती हैं। कई बार इनकी गति जो है, ये सामान्य जो हवा होती है ना उससे तेज चलते हैं। गर्मी के अंदर तो इनकी गति 180 से 184 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। तो ये तेजी से चलने वाली जो जेट स्ट्रीम है, ये यहाँ से चक्रवात को अपने साथ धीरे धीरे धकेलते हुए कहाँ तक लाती हैं, राजस्थान तक लाती हैं। तो राजस्थान में इनसे वर्षा होती है। इनको हम नाम देते हैं भूमध्य सागरीय चक्रवात। क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि भूमध्य सागर वाले भाग से इनको आर्द्रता मिल रही है, इनको जल मिल रहा है, इसीलिए इनका नाम हमने क्या कर दिया, भूमध्य सागरीय चक्रवात। और ये पहुंच करके राजस्थान के पश्चिमी भाग में वर्षा करते हैं। तो पहला बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा, दूसरा अरब सागर की शाखा से वर्षा, और तीसरा पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, या इनका नाम आप कह लो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, या फिर इनका नाम कह सकते हो आप भूमध्य सागरीय चक्रवात। इनकी वजह से राजस्थान में वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु में प्राप्त होने वाली वर्षा का हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अब मैं आपके सामने थोड़ा सा वर्ल्ड का मैप बनाते हुए भी समझा देता हूँ।
में बेसिकली जो भारत वाला हिस्सा है वहीं तक चीज़ों को समझना है, इसलिए वहीं तक हम बनाएंगे। ये देखिए, अब देखिए इसमें मोटा मोटा हम देखें अंदाजे से। इसमें ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है हम अभी देख भी रहे थे, अफ्रीका के उत्तरी भाग में ये वाला जो हिस्सा है, इसी को हम नाम देते हैं भूमध्य सागर। तो यहाँ पर मान लीजिए चक्रवातों की उत्पत्ति हुई, यहाँ से चक्रवात चलना शुरू हुए, अब पश्चिम दिशा से चल रहे हैं तो नाम इनका पश्चिमी विक्षोभ भी है। भूमध्य सागर से पानी ले रहे हैं, आर्द्रता वहां से ले रहे हैं, तो इनका नाम भूमध्य सागरीय चक्रवात भी है। वहां से चलना हुआ, बीच में ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर फारिस का खाड़ी वाला भाग है, और इस तरफ ऊपर की तरफ देखें तो कैस्पियन सागर वाला भाग भी है। यहाँ से भी हालांकि ये कुछ मात्रा में पानी लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आर्द्रता इनको भूमध्य सागर से ही मिलती है, इसलिए नाम भूमध्य सागर के हिसाब से। अब ये चलते हैं यहाँ से चलना शुरू करके, ये जब आगे बढ़ेंगे तो इन वाले भागों में तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये पड़ते हैं, और भारत में इस तरह से प्रवेश करते हैं। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से भूमध्य सागरीय चक्रवात राजस्थान तक आकर के वर्षा करते हैं। ये इसके बीच वाले जो खाड़ी देश आएंगे ना, उनमें भी हालांकि वर्षा करेंगे, लेकिन हमें तो अपने राजस्थान को लेकर के समझना है चीजें कि कहाँ वर्षा इनसे हो रही है। तो इनके सामान्य जो भाग है राजस्थान के अंदर, तो मैक्सिमम केवल और केवल पश्चिमी राजस्थान वाला जो भाग है वहां पर ये वर्षा करते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में भी करते हैं, लेकिन राजस्थान के, चूंकि अरावली सामने आ गई भाई, अरावली का इस तरफ से ऐसे विस्तार है, तो यहाँ टकराएंगे, ऊपर की तरफ पंजाब हरियाणा वाले भाग में चले जाएंगे, लेकिन इस वाले भाग में इनसे ज्यादा वर्षा नहीं होगी। क्लियर है? तो अब थोड़ा सा हमने वर्षा की ऋतु समझ ली, ऑलमोस्ट जून के अंतिम सप्ताह से सितंबर तक कैसे कैसे वर्षा होती है वो बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो अब शुरुआत करते हैं हम वर्षा ऋतु के साथ लिखना। अब वर्षा की नेचर हम समझ गए, क्या नेचर है वर्षा का। तो राजस्थान के अंदर एक तो वर्षा होती है, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। सबसे पहला बिंदु तो हम लिखेंगे राजस्थान में खंड वृष्टि। खंड का मतलब टुकड़ों में, कहीं पर है थोड़े सी आगे नहीं है, इस तरह से होती है एक तो। दूसरा अनावृष्टि, यानी बिल्कुल नहीं होती कुछ जगह, और कुछ जगह अतिवृष्टि, यानी कि जैसे दक्षिण पूर्व में झालावाड़ वाला जो भाग है, नीचे दक्षिण में बांसवाड़ा वाला भाग है, सिरोही में माउंट आबू वाला भाग है। ऐसे कुछ स्थान भी हैं जहां पर 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा भी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भाग भी हैं जहां पर केवल 10 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा होती है। तो इसलिए इसको, राजस्थान की वर्षा की प्रकृति को हम क्या कहेंगे, अनावृष्टि, अतिवृष्टि और खंड वृष्टि। तो पहला तो ये पॉइंट याद ध्यान में रखना है। दूसरा इससे संबंधित बिंदु क्या हो सकता है, तो राजस्थान में ये कुछ फैक्ट हैं। सर्वाधिक वर्षा अभी हमने देखा कौन सी शाखा से हो रही है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। इसके अलावा
कुछ भाग या कुछ हिस्सा किससे भी होता है, अरब सागर से भी होता है। ये हम लिख रहे हैं वर्षा की, रा- राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में वर्षा की विशेषताएं। अच्छा, शुरुआत कब होती है? तो पहले तो हम ये मानते थे कि लगभग 15 जून तक राजस्थान में वर्षा की शुरुआत हो जाती है, और अरब सागर वाली जो शाखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रवेश कर जाती है और वहाँ वर्षा शुरू हो जाता है। सिरोही और जो अपने बांसवाड़ा वाला भाग है वह वहाँ पे लगभग हम 15 जून मानते थे। लेकिन फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है नई दिल्ली में, उनकी तरफ से एक सर्वेक्षण किया गया। और वो कैसे किया गया? तो अनुभव देखे, भाई लगातार कई वर्षों तक, कई सालों तक उन्होंने देखा कि हर बार वर्षा का जो ऋतु आ रही है उसमें कितने टाइम तक या कौन सी तारीख तक राजस्थान के अंदर मानसून पहुंच रहा है। तो उन्होंने इसके लिए कुछ जगह स्टेशन भी स्थापित किए। उनको ओवरऑल केवल राजस्थान का नहीं करना था, पूरे भारत का अध्ययन करना था। तो अगर पूरे भारत की बात करें तो उन्होंने 64 स्टेशन एस्टेब्लिश किए, मतलब लगाए, स्थापित किए। अब वहाँ स्टेशनों पे क्या किया? तो वर्षा की मात्रा नोटिस की कि किसमें कब वर्षा शुरू हो गई। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो लगभग जून वाला जो महीना शुरू होता है उसी समय केरल वाले भागों में वर्षा शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा माना जाता था कि राजस्थान तक 15 जून तक पहुंचेगी। लेकिन अभी की बात करें, अगर उन फैक्टों की बात करें, तो जो 64 स्टेशन थे उनमें से अपने यहाँ राजस्थान में 4 स्टेशन उन्होंने लगाए थे। एक उन्होंने लगाया था धौलपुर में। वहां उनको लगभग अंदाजा लगा कि वर्षा पहुंच रही है जून के अंतिम जो सप्ताह है उसमें, 28 जून को। इसके बाद जयपुर और अजमेर में लगाए 2 स्टेशन। वहां वर्षा उनको ऐसा अ, देखने में आया कि 1 जुलाई को पहुंच रही है। और फिर लास्ट जो लगाया था जैसलमेर में, राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी भाग में, और वहां वर्षा पहुंची लगभग 8 जुलाई को। तो उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड क्या किया कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान में जून का जो अंतिम सप्ताह है 25 जून के बाद में, तभी वहां राजस्थान में वर्षा पहुंचती है। और उसके बाद वहां से वापस भी निवर्तन, वर्षा का वापस लौटना जो है उसको कहते हैं निवर्तन। और वो भी कहाँ से? राजस्थान में सबसे पहले शुरू हो जाता है सितंबर के शुरू में ही। जैसलमेर में लगभग 7 या 8 सितंबर को वहां से मानसून रिटर्निंग शुरू हो जाता है, वहां से मानसून का लौटना शुरू हो जाता है, मतलब वर्षा खत्म हो जाती है। और 30 सितंबर तक आते आते पूरे राजस्थान में वर्षा ऑलमोस्ट समाप्त हो जाती है। उसके बाद कुछ हिस्सों में अगर अक्टूबर नवंबर में हो रही है तो आप मान के चलिए वो पश्चिमी विक्षोभ जो हैं उनकी वजह से हो रही है। इसकी वजह से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं उनकी वजह से वर्षा ऑलमोस्ट, राजस्थान की बात करें तो सितंबर लास्ट तक समाप्त हो जाती है। तो दूसरा जो बिंदु लिखेंगे उसमें लिखेंगे राजस्थान की 10% वर्षा। राजस्थान की 10% वर्षा किससे प्राप्त होती है? पश्चिमी विक्षोभों से। हम इनके बारे में जब शीत ऋतु पढ़ेंगे तब थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक मात्रा का अंदाजा आप लिख लें कि लगभग अगर 100% वर्षा हो रही है राजस्थान में तो उसका 10% भाग कहाँ से होता है? लगभग पश्चिमी विक्षोभों से। ये 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु वर्षा के मामले में क्या देखना है कि भाई राजस्थान में होती कितनी है वर्षा? लगभग अगर औसत देखें तो राजस्थान में और वो कितनी होती है? तो 57.51 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, कई बार आपसे ये मिलीमीटर में पूछ लेता है सेंटीमीटर की जगह। तो आप इसको 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर से देख लेंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 575.1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में पूछे तो 57.51, और मिलीमीटर में पूछे तो 575.1। ये ध्यान रखना है। ये हमारे यहाँ राजस्थान में औसत वर्षा है, और ये वार्षिक वर्षा है, ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्षा से जुड़ा हुआ एक फैक्ट और लिख लें।
या इसको अगले पेज पर लिख लेते हैं, चलिए इस पेज को तो यहीं रहने दें। अगले पेज पे अगला बिंदु लिखते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वो है राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण पूर्व में स्थित जिला, जिसका नाम है झालावाड़। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक। यहाँ ब्रैकेट बना करके आप लिख भी लेंगे 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। और अगर पूरे साल में दिनों की बात करें, भाई कितने दिन तक यहाँ वर्षा होती है, ये भी आपसे कई किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम इसमें लिखेंगे लगभग 40 दिन तक। एक साल में लगभग 40 दिन इस झालावाड़ में वर्षा होती है। अगर स्थान पूछ लें आपसे, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है राजस्थान में? तो वो आप लिखेंगे माउंट आबू, जो कि सिरोही में स्थित है और एक हिल स्टेशन भी है। और यहाँ पर वर्षा होती है लगभग 150 सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिरोही में स्थित है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये है, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा वर्षा से जुड़े हुए और जो भी बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर रहेंगे तो हम उनको सबसे एंड में, सबसे लास्ट में सम अप करेंगे, सबको एक साथ लिख लेंगे। अब वर्षा से संबंधित हमने अब तक जो रिवीजन के हिसाब से देखें, तो एक तो समझ लिया कि राजस्थान में वर्षा कौन कौन सी शाखाओं से हो रही है। तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसकी दो शाखाओं से राजस्थान में वर्षा होती है। अरब सागर का मैंने नाम नहीं लिखा है, आप लिख लेंगे नोट्स में। उन दो शाखाओं में एक है अरब सागर की मानसूनी शाखा और एक है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा। अरब सागर की मानसूनी शाखा से दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा होती है। यह लिख भी लें इस फैक्ट को आप। भाई इसमें लिखेंगे हम अरब सागर की जो शाखा है ना, दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों में वर्षा होती है। अब दक्षिणी राजस्थान में कौन से जिले हैं? तो एक तो सिरोही के माउंट आबू वाले भाग में अरब सागर की शाखा से बारिश होती है। इसके अलावा बांसवाड़ा वाला जो भाग है, उदयपुर का भाग है, उनमें भी इसी शाखा की वजह से पहाड़ियों से टकरा करके वर्षा होती है। यहाँ कुछ जिलों से मतलब आप समझ गए होंगे। फिर पश्चिमी विक्षोभों को लेकर के हम लिखेंगे उसी में, जब हम सर्दी के अंदर बात करेंगे किस समय से किस समय पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में आते हैं, उस समय उनकी हम बात कर लेंगे। अभी मानसून से जुड़ा हुआ एक बिंदु आप इंपॉर्टेंट और लिख, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला व स्थान, दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। जिला तो कौन सा है और स्थान कौन सा है? तो जिला तो कौन सा होगा, आप आराम से अंदाजा लगा सकते हो, जहां पर भी मरुस्थल का विस्तार है उसी को हम इसमें मानेंगे। और मरुस्थल का विस्तार जिले की बात करें तो कहाँ है? जैसलमेर में।
सबसे ज्यादा, और स्थलीय विस्तार यहीं पर है। और स्थान, तो जैसलमेर में ही एक स्थान है सम, जैसलमेर की एक तहसील है सम, वहां पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अब आप सोच लीजिए, कहाँ झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर हो रही है, और कहाँ पर राजस्थान में ही जैसलमेर नामक एक स्थान है, जैसलमेर नामक एक जिला है, और उसका सम नामक एक स्थान है, वहां पर 10 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम वर्षा हो रही है। यहाँ लगभग होती है 0 से 10 सेंटीमीटर। तो वर्षा में कितनी अनियमितता है आप देख सकते हैं, एक जिले में कितनी और दूसरे जिले में कितनी, ये दोनों में अंतर है। इसके अलावा एक बिंदु आपसे और पूछा जा सकता है, और वो क्या होता है, वर्षा की परिवर्तिता। इसमें क्या होता है, कई बार ये बहुत छोटे एग्जामों में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, पता नहीं कब पूछ ले। तो इसमें क्या है, वर्षा की परिवर्तिता है क्या। तो जैसे मान लीजिए अपने ये वाला जिला है जैसलमेर, जैसलमेर जिला है, और इस तरफ ये वाला जिला मैंने बना लिया और इसको नाम दे दिया झालावाड़। ये दो जिले हैं मान लीजिए। हम अभी देख रहे थे सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान झालावाड़ और सबसे कम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर। अब यहाँ पे मान लीजिए हमेशा वर्षा होती है 10 से 15 सेंटीमीटर वार्षिक, और यहाँ वर्षा होती है लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक। वो वेरी करती रहती है, किसी वर्ष में 80 सेंटीमीटर, किसी में 90 आ गई, किसी में 100 आ गई। जैसलमेर के अंदर किसी समय 5 सेंटीमीटर हो गई, किसी समय 8 हो गई, किसी समय 10 हो गई। अब वर्षा की परिवर्तिता है क्या, तो इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, समझना है बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई 2025 में या 24 में मान लीजिए, 2024 के साल में यहाँ वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर वार्षिक, 2025 में ये हो गई 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, ये 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, इसका आधा। देख सकते हैं आराम से, यानी कि 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होने में वर्षा में परिवर्तन कितना हो गया, तो ये जस्ट आधी हो गई, 50% वर्षा कम हो गई। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी साल में 2024 में ही हो गई 80, या फिर 90 हो गई, कम की बात करें तो 90 हो गई, और अगले ही साल ये हो गई 85। तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ भी पड़ा है, 5 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ भी पड़ा है। लेकिन आप देख सकते हो 90 की तुलना में 5 सेंटीमीटर जो है वो इसका बहुत छोटा सा भाग है, लेकिन यहाँ कितना हो गया, जस्ट आधा। तो वर्षा की परिवर्तिता का मतलब होता है कि एक साल से अगले साल के बीच में उस वर्षा की मात्रा में परिवर्तन कितना आया। तो ज्यादा परिवर्तिता कहाँ रहेगी, पश्चिमी रेगिस्तान वाले जो जिले हैं वहां पर ज्यादा रहेगी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्न जिला समूह में से कौन से जिले में वर्षा की परिवर्तिता सबसे ज्यादा रहेगी। परिवर्तिता का वापस से मतलब समझ लें, एक महीने से या एक साल से अगले साल वर्षा में कितना बदलाव आया, वर्षा की मात्रा में कितना बदलाव आया, इसको कहते हैं वर्षा की परिवर्तिता। इसका एक गुणांक भी होता है, तो वो तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें इतना ध्यान रखना है कि वर्षा की परिवर्तिता जो है उसका गुणांक किस तरफ ज्यादा रहेगा और किस तरफ कम रहेगा, तो हम समझ सकते हैं। इसके पास पहले से कम है, मान लो मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास 100 रुपए हैं, मेरे से 10 में से कोई 5 रुपए ले जाए, तो मेरे से मेरे पैसों में से जस्ट कितना हो गया, आधा, यानी कि मेरे आधे पैसे चले गए। जबकि आपके 100 रुपए में से अगर कोई 5 रुपए ले जाएगा तो आपके पास अब भी कितने हैं, 95 रुपए हैं। या 10 रुपए भी ले जाए तो आपके पास अब भी कितने हैं, 90 रुपए हैं। और यहाँ पर मेरे पास 5 ले जाते क्या हो गए, जस्ट आधे हो गए। तो दोनों में आप अंतर आराम से समझ सकते हो, जिसके पास पहले से वर्षा कम है अगर वहां थोड़ी भी कम होती है तो उसमें परिवर्तिता गुणांक ज्यादा बदलाव होगा, उसमें ज्यादा चलेगा। यहाँ जहां ज्यादा वर्षा है तो आपको ध्यान क्या रखना है, परिवर्तिता गुणांक हमेशा उस जगह का ज्यादा रखना है जिस जगह पहले से वर्षा कम होती है, वहां पर थोड़ा सा परिवर्तन भी उसको बहुत बढ़ा देगा। और जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां पर वर्षा का परिवर्तिता गुणांक हमेशा कम रहेगा।
तो ये पॉइंट भी लिख लें। और समझने की बात लिखना है। अगर एक बार वीडियो देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रह रहा है तो वीडियो को आप रिवाइंड कर लो, दोबारा देख लो, लेकिन समझ करके लिखना है। रटोगे तो आपको याद नहीं होगा, थोड़ा ध्यान रखो। इसमें लिखेंगे राजस्थान में सर्व वर्षा परिवर्तिता गुणांक कहाँ पर है? तो आराम से आप समझ रहे हो, जो रेगिस्तानी जिले होंगे उन्हीं में होगा। तो सबसे ज्यादा है जैसलमेर। और इसी को हम लिखें सबसे कम, राजस्थान में सबसे कम वर्षा परिवर्तिता गुणांक, तो वो होगा झालावाड़। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है, ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा परिवर्तिता गुणांक जैसलमेर में, और सबसे कम झालावाड़ में। वर्षा परिवर्तिता से मतलब है वर्षा में बदलाव से सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? जिसके पास पहले वर्षा कम है उसको पड़ेगा, या जिसके पास बहुत वर्षा है उसको पड़ेगा? तो ध्यान रखना है, जहां वर्षा कम है उसको ज्यादा पड़ेगा। तो ये पॉइंट हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपने राजस्थान में वर्षा की ऋतु से संबंधित हैं। और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रह गए हैं जिनको हम सबसे लास्ट में क्लास में एक बार जब महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे। अब देखिए, अच्छा कौन कौन से बिंदु हम डिस्कस कर चुके हैं वर्षा ऋतु को लेकर के। तो राजस्थान में एक तो खंड वृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, अतावृष्टि। अनावृष्टि से मतलब है जहाँ बिल्कुल वर्षा नहीं होती। अतिवृष्टि से मतलब है जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है। सबसे ज्यादा वर्षा जो है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। 10% वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से हो रही है। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है? तो 57.51 सेंटीमीटर है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, अरब सागर की शाखा से दक्षिण राजस्थान के कुछ जिलों में वर्षा। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, और स्थान है सम। वर्षा की परिवर्तिता दोनों में से सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में रहेगी, तो जैसलमेर में है। सबसे कम जहां पे वर्षा पहले ज्यादा होती है तो वहां पर सबसे कम रहेगी, तो वो कौन सा है? झालावाड़। अब इसमें वर्षा के वितरण को थोड़ा सा मैप के हिसाब से भी हम समझेंगे। ये राजस्थान है। इसमें हम मैप से भी देखेंगे, जो मैप है ना उसके हिसाब से भी थोड़ा सा अंदाजा आप लगा लो पहले कि वर्षा का वितरण राजस्थान में है किस तरह से। तो सबसे पहले देखिए, इस जलवायु के मामले में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है ना, हम इस पे इतना टाइम इसलिए ले रहे हैं कि सबसे ज्यादा समझने वाली जो चीज है वो इसी में है। अगर आपको वर्षा का वितरण समझ में आ रहा है तो आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का, इससे पूछे गए किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। जैसे मान लीजिए राजस्थान के पश्चिमी भाग से शुरू करें तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे जैसलमेर वाला। तो ये जैसे मान लीजिए यहाँ जैसलमेर वाले जिले से शुरुआत हो गई। जैसलमेर के बाद ऊपर की तरफ फलोदी, फलोदी के बाद बीकानेर वाला भाग और गंगानगर का कुछ भाग। यहाँ पर अगर देखेंगे ना तो इस वर्षा रेखा को हम कहते हैं, यानी कि इन स्थानों को मिलाने वाली जो भी रेखाएं हैं वहां पर लगभग कितनी वर्षा हो रही है? 10 सेंटीमीटर के आसपास है। और यहाँ पर जिले कौन कौन से आ जाएंगे? तो जैसलमेर, जैसलमेर के बाद फलोदी, बीकानेर और श्रीगंगानगर का कुछ भाग। और इसको हम इससे इधर वाली देखेंगे 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से उधर की तरफ, तो वहां पर लगभग इससे कम होती हुई वर्षा क्रमिक रूप से जाती है। अब सेकंड हम देखें तो एक रेखा है जिसको हम कहते हैं 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और वो लगभग जो बाड़मेर वाला भाग है वहां से प्रवेश करेगी। इसके बाद बालोतरा वाले हिस्से में चली जाती है, फिर जोधपुर की तरफ जाएगी, जोधपुर से नागौर वाले थोड़े से हिस्से को टच करते हुए और ऊपर की तरफ जाएगी। ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ चूरू, चूरू और उसके बाद हनुमानगढ़ वाले भाग में। इस वर्षा रेखा को हम नाम देते हैं
30 सेंटीमीटर। हम जिलों के हिसाब से भी एक बार समझेंगे, पहले थोड़ा सा मैप के हिसाब से समझ लो। फिर तीसरी जो आती है, इससे थोड़ा सा पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे। अभी इसमें एक चीज नोटिस हो रही है, एक बिंदु आपको लिखना है। राजस्थान में अगर बात करें पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते समय, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पश्चिम में वर्षा की मात्रा कम और पूर्व की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। अगर एग्जैक्ट देखें तो राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ या उत्तर से दक्षिण की तरफ वर्षा की मात्रा बढ़ती है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की तरफ, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की तरफ वर्षा की मात्रा बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ वर्षा की मात्रा बढ़ती है, या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। ध्यान रखना है ये। इसके बाद ये 30 सेंटीमीटर आ गया। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो जालोर पाली वाला जो हिस्सा है, वहां से एक वर्षा रेखा गुजरती है। जालोर पाली वाले हिस्से से वर्षा रेखा एक गुजरना शुरू करती है। इसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी। इसमें बालोतरा का पूर्वी भाग है, वो भी आता है। इसके बाद ऊपर चलते हुए नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू वाले भागों को टच करते हुए आगे निकलती है। और इस वर्षा रेखा को हम नाम देते हैं 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यहां तक के जो भाग हैं उनमें इससे इसके बीच के भाग में 30 से लेकर के 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और नीचे चलेंगे तो ये लगभग अरावली के पश्चिमी भाग से गुजर रही है। इसका ध्यान क्या रखना है, ये लगभग अरावली के पश्चिमी भाग से गुजरती है। अब लगभग अरावली के ऊपर से गुजरेगी तो सिरोही वाला जो भाग है, सिरोही के पश्चिमी भाग से, माउंट आबू को छोड़ करके सिरोही के पश्चिमी भाग से एक वर्षा रेखा आगे चलती है। अब इसमें जालौर का पूर्वी भाग आ जाएगा, राजसमंद का कुछ हिस्सा आएगा, अजमेर वाला भाग आएगा। इससे ऊपर जाते हुए लगभग जयपुर के पास वाले भाग से गुजरते हुए एक रेखा निकलती है और इसको हम नाम देते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो यहाँ ये लगभग अरावली का भाग है, जयपुर झुंझुनू वाले भाग से भी निकलती है ये। फिर और देखें, अब नीचे आ गया लगभग सिरोही और उदयपुर का भाग। इस तरफ वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है। तो दो रेखाएं इस तरह से सिरोही उदयपुर वाले भाग में घूम जाती हैं। ये देखिए, इस वाली को हम कहते हैं 150 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और अंदर वाली है, इसको कहते हैं 160 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब आपसे थोड़ा सा कई बार ये पूछ लेते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर की जगह आपको दे सकता है 100 मिलीमीटर, तो ध्यान रखना है 150 की जगह आपको दे देगा 1500 मिलीमीटर की रेखा लगभग राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है। तो इसका थोड़ा सा अंदाजा आपको मोटा मोटा रखना है, जिससे कि आइडिया हो। 10 सेंटीमीटर या कम वाली होगी तो पश्चिमी राजस्थान से गुजरेगी, और जैसे जैसे वर्षा की मात्रा इस तरफ पूर्व की तरफ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम इसको, अब देखिए नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो भाग है सिरोही और उदयपुर के पास वाला, उदयपुर से नीचे की तरफ, यहाँ से एक वर्षा रेखा चलती है और ये सिरोही उदयपुर वाले भागों से आगे चलती हुई राजसमंद वाले भाग से गुजरती है। उदयपुर का सलमवर वाला भाग है, उससे फिर आगे चलते हुए यहाँ थोड़ी सी घूमते हुए, और ये सवाई माधोपुर वाला जो भाग है, धौलपुर वाला जो भाग है, उस तरफ से निकल जाती है। और जयपुर के भी कुछ भागों में 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का प्रभाव होता है, तो इसको हम कहते हैं 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसी तरह से क्रमिक रूप से आगे बढ़ेंगे तो नीचे की तरफ बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला जो हिस्सा है, वहां से एक 70 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा निकलती है, और वो भी ऊपर जाते हुए और बीच के जिलों को क्रॉस करते हुए कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर वाले हिस्से में चली जाती है। इसको 80 सेंटीमीटर कह देंगे, 70 सेंटीमीटर कहेंगे। फिर इससे आगे की तरफ 80 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा जो है वो बांसवाड़ा से चलते हुए और झालावाड़ वाला जो हिस्सा है वहां तक चलती है। तो ये मोटा मोटा हम वर्षा का वितरण जो है वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में वर्षा रेखा के माध्यम से समझ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा मैप में आपको बताऊं, इसमें देखिए, अब आप जब मैप में देखेंगे ना, इसमें नोटिस करने वाली क्या है बात,
ये जैसलमेर वाला भाग है, फलौदी, बीकानेर और श्रीगंगानगर। तो एक वर्षा रेखा निकलती है इधर से, ये लगभग बीकानेर का जो पश्चिमी भाग है उसके पास से फलौदी का ऑलमोस्ट पूरा भाग कवर करते हुए, और नीचे की तरफ जैसलमेर और बाड़मेर की जो सीमा है, यानी कि जैसलमेर का लगभग पूरा हिस्सा कौन से में आ गया, 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा में। फिर हमने देखी थी 30 सेंटीमीटर, तो बाड़मेर से शुरू हुई, इसमें बाड़मेर का लगभग आधा भाग आता है, बालोतरा का कुछ भाग आएगा, जोधपुर, उसके बाद नागौर, नागौर से थोड़ा सा डीडवाना कुचामन के हिस्से को टच करते हुए चूरू और हनुमानगढ़ तक, ये रेखा जो है इसको हम कहते हैं 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 30 सेंटीमीटर से और नीचे आ जाओ तो बाड़मेर के ही लगभग जो पूर्वी भाग है और जालोर का कुछ हिस्सा, उसको टच करते हुए बालोतरा के पूर्वी भाग से, फिर जोधपुर के पूर्वी हिस्से से, नागौर का पूर्वी हिस्सा, डीडवाना कुचामन का अधिकांश भाग, सीकर, सीकर और फिर झुंझुनू से, ये जो वर्षा रेखा निकलती है इसको हम नाम देते हैं 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये अरावली के पश्चिमी भाग में है। इसके बाद अगला देखेंगे तो जालोर और सिरोही की जो सीमा है, लगभग यहाँ से एक वर्षा रेखा निकलती है जो कि अरावली के ऊपरी भाग के सापेक्ष भी चलती है। ये ऊपर चलती हुई पाली वाले हिस्सा, पाली से पश्चिमी ब्यावर, पश्चिमी ब्यावर से अजमेर वाला हिस्सा, अजमेर से जयपुर, जयपुर से कोटपुतली, बहरोड, और यहाँ खेरतल तिजारा के कुछ हिस्से को टच करते हुए एक रेखा निकल जाती है जिसको हम कह देते हैं नाम से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके बाद सिरोही उदयपुर वाले भाग में मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ एक रेखा है जो 160 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, 150, और अंदर वाली जो है वो 160 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। फिर नीचे की तरफ उदयपुर के ही ये जो पूर्वी भाग है वहां से एक निकलती है रेखा जो राजसमंद, राजसमंद से ब्यावर का पूर्वी भाग, अजमेर का पूर्वी भाग, जयपुर के कुछ हिस्सों को टच करते हुए दौसा, दौसा, डीग और भरतपुर वाला जो हिस्सा है वहां से एक वर्षा रेखा निकलेगी जिसको हम नाम देते हैं 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के बाद एक 70 सेंटीमीटर वर्षा निकलती है जो डूंगरपुर के पश्चिमी भाग से, सलुम्बर से, चित्तौड़गढ़ से, भीलवाड़ा से, इसके बाद टोंक और सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में, इसको हम नाम देते हैं लगभग 70 सेंटीमीटर। फिर अगली जो मानेंगे 80 सेंटीमीटर के आसपास बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से अधिकांश प्रतापगढ़ का भाग, चित्तौड़गढ़, बूंदी और बारां, और लास्ट में सबसे ज्यादा जो वर्षा वाले स्थान है बांसवाड़ा का कुछ भाग और झालावाड़ का अधिकांश भाग, इसको हम नाम दे देते हैं 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो ये वर्षा रेखाओं के आधार पर हम विभाजन देख रहे हैं, राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से लेकर के और लगभग 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक पहुंचते हैं। तो वर्षा की मात्रा क्रमिक रूप से पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक कम होती हुई चलती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम समझ लिए, एक बार नोट्सों के उसमें लिखेंगे। अब इसमें लिखिए बिंदु, बिंदु क्या लिखेंगे तो राजस्थान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पश्चिम से पूर्व की तरफ तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रमिक रूप से घटती है, क्रमिक रूप से बढ़ती है। यानी कि राजस्थान के पश्चिम से चलेंगे, पूर्व की तरफ चलेंगे तो धीरे धीरे वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे, कुछ बचे हैं हालांकि,
उनके बारे में हम क्लास के लास्ट में, जब हम जलवायु ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेंगे, उस समय बात करेंगे। तो ये कुछ बिंदुओं में हमने समझा कि राजस्थान में वर्षा का वितरण किस तरह का है, किस तरह से प्रभावित होता है, कौन कौन सी मानसूनी शाखाओं से वर्षा कम होती है, कौन से ज़्यादा होती है, वर्षा की सर्वाधिक मात्रा कौन सी मानसूनी शाखा से हम प्राप्त करते हैं। तो ये, इसके बाद हम चूंकि ऋतुओं के बारे में पढ़ रहे हैं, एक बार पॉज करना है।